तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे अपना सेट नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन बैंक का हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन उसका सेट 4। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख चुके होंगे सेट 1, 2, 3 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जेक द्वारा जारी किया गया है उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इसी से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, यानी कि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो 5 सेट हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं इसी में से चुन कर क्वेश्चन आपको को दिया जाएगा, यानी कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यदि आप लोग सेट 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों सेट को अच्छा से सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छा मार्क मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिए, इस पाँचों सेट को अच्छा से सॉल्व करना है। क्वेश्चन बैंक का पाँचों सेट को आप अच्छा से सॉल्व कीजिए और आप अच्छा मार्क ला पाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 48 माइनस 36 यानी कि 48 बट्टे माइनस 36 का मानक रूप। तो देखिए इसमें मानक रूप लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यानी इसमें इसको काट देंगे। तो देखिए कैसे काटेंगे, हम लोग क्या करते हैं, देखिए 48 बट्टे 36 माइनस 36 है। तो देखिए 6 छके 36 होता है और 8 6 का 48 होता है। ये होगा 3 दूनी 6 और ये होगा 4 दूनी 8। तो हमारे पास क्या आया, 4 बट्टे माइनस 3, ये वाला माइनस और यहाँ 3 माइनस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन वाला सही होगा, इसमें ये वाला सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे है, निम्न में से किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक क्या होने वाला है, 9 नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 9 नहीं होगा। देखिए यदि हम लोग 13 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक इसका क्या है, 3 है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। इसका मतलब इसमें इकाई अंक इसका वर्ग करने पर 9 आ जाता है। इसमें भी इसका इकाई अंक 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो हमें 9 मिल रहा है, इसलिए मतलब ये हो रहा है, यानी कि इसका वर्ग करने पर इकाई अंक 9 होगा। यहाँ देखिए 7 इकाई अंक क्या है, 7 है। 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49। वर्ग करने का मतलब है 3 को 3 से गुना कर देना। ये तो कितना आता है, 9। इकाई अंक 9 आ रहा है, इसका मतलब ये और ये तो आ रहा है। इसमें देखिए क्या है, 7 है। तो 7 कितना, 7 को 7 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 49। तो देखिए इकाई अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला इसमें नहीं आएगा। 9 को यदि 9 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगा 9 9 81, यानी कि इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि इसमें 9 नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पद क्यूब रूट 64 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग 64 क्यूब रूट से निकाल लेंगे 64 को। तो देखिए 64 को हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 से कितना बार में, 32 दुगनी 64 होता है। फिर 2 16, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से कितने बार में, 2 बार में। तो देखिए 3 3 पेयर लेंगे, इसमें 1 2 3 2 आया और यहाँ 2 1 2 3। तो 3 3 पेयर में से एक ठो निकल जाएगा। तो इसमें से एक निकलेगा, इसमें से एक, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 गुणा 2 यानी कि 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ देखिए 3 3 पेयर, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 3 पेयर में से एक को निकालेंगे। यहाँ 3 3 पेयर में से एक, तो यहाँ से एक ठो 2 और यहाँ से एक ठो 2, यानी कि 2 दूनी 4। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता क्या है, 8 के पावर में यानी कि 8 के घात में क्या है, -3 को भिन्न में लिखिए। इसको हमें भिन्न में लिखना है। तो यहाँ देखिए एक
8 के पावर में -3 है तो हम लोग के पास फार्मूला होता है, यदि माइनस में किसी संख्या के पावर में माइनस है तो हम लोग उसको नीचे लिखकर उसी पावर को यहाँ लिख सकते हैं, इस रूप में उसको लिख सकते हैं। यानी कि 8 का क्यूब, 8 को हम लोग 3 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 512। ये वाला ऑप्शन नंबर सही होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, संख्या 100 गुना z है प्लस 10 गुना p प्लस x को किस द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, किसके द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए 100z प्लस p ये तो सेम वही है, तो ये इसके जैसा इसको इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि ये वही है। यहाँ देखिए z दहाई अंक है, z सैकड़ा अंक, ये p दहाई अंक, z इकाई अंक, तो ये इसके बराबर भी व्यक्त किया जा सकता है। और यहाँ देखिए उल्टा है, इसमें इसका मतलब ये इसके बराबर व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ क्या है, z 100 से गुना है तो ये 100वां के स्थान में होना चाहिए, यानी कि दहाई सैकड़ा स्थान में होना चाहिए z, क्योंकि ये 100 से गुना है, तो ये इकाई स्थान में है z, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा। इसके बराबर ये तो उल्टा कर दिया है, सेम वही है, सिर्फ आगे पीछे कर दिया गया है। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसके बराबर ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है x - 3 और 12 - 2x का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें से इसको जोड़ना है। तो देखिए हम लोग इसमें कैसे जोड़ेंगे, वेरिएबल समान रहे उसी को हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, तो x को जोड़ेंगे, इसी को जोड़ेंगे और इसको अलग में जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए x और यहाँ है एक ठो प्लस में, यहाँ माइनस में एक ठो है, 2 ठो है, तो क्या होगा, माइनस वाला एक ठो x बच जाएगा। और यहाँ प्लस में 12 है, यहाँ माइनस में 3 है, तो कितना घट जाएगा, 12 में 3 घटेगा तो हमारे पास आएगा कितना, 12 में 3 घट जाएगा तो हमारे पास आएगा 9, यानी कि 9 माइनस एक्स। तो 9 माइनस एक्स हमारे पास कहाँ है, देख लीजिए कहाँ पर है, 9 माइनस एक्स, यहाँ देखिए 9 माइनस एक्स। यदि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको आगे और इसको पीछे कर सकते हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स, 9 के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही होगा हमारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है 25ab प्लस 25b का गुणनखंड कीजिए। तो इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ देखिए इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा 25 और b, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए 25 बाहर, फिर कॉमन में है b, यहाँ b इंटू करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसमें से ये वाला सही है हमारा ए बी, और यहाँ है b, यानी कि b है यहाँ 25 को यदि हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी प्लस b, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ये वाला नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यदि हम लोग इसको इंटू कर देंगे तो यहाँ होगा b, ए बी ठीक है, यहाँ तो ए बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ गुणा करेंगे तो b का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि यहाँ b ही है, स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए एक परिमेय संख्या का हर क्या है, अंश से 4 अधिक है, यानी कि अंश हर से अंश 4 अधिक है। कौन वाला अधिक है, 4, अंश अधिक है, अंश कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहा है, हर अंश से 4 अधिक है। क्या कह रहा है, हर अंश से 4 अधिक है, यानी कि हर जो है अंश से 4 अधिक है। तो देख लीजिए यहीं से सॉल्व हो रहा है, तो हम लोग आगे क्यों सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग आगे भी देख लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन नंबर ये वाला सही हो रहा है हमारा। क्या कह रहा है, हर अंश से 4 अधिक है, हर जो है अंश से 4 अधिक है,
ये वाला अपने आप में यहीं तक ही सॉल्व हो रहा है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन हम लोग आगे भी देखेंगे ताकि जब कभी इसके जैसा हमें क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें आसानी हो। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ तक तो हो गया, यहीं से हम लोग का क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो रहा है, लेकिन आगे भी देखेंगे हम लोग। यहाँ क्या है, अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर वह परिमेय संख्या 1/2 हो जाता है, तो वह क्या होगा। यानी कि मान लेते हैं वो क्या है, x, और x क्या है, x है, और यहाँ देखिए हर अंश से 4 अधिक है, इसका मतलब नीचे क्या होगा, 4 + x होगा। यदि अंश को हम लोग x मान लिए तो नीचे में 4 अधिक है तो 4x मानना होगा। ठीक है, चलिए, और अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ 1 जोड़ दिए और यहाँ भी 1 जोड़ दिए, तो हमें मिलता है 1/2। तो यहाँ देखिए ये और ये क्या होगा, ये यहाँ भी हो सकता है 4 अधिक है, तो इसका मतलब हम लोग गलत थे पहले। यदि ये वाला सही होता तो यहाँ देखिए 1/5 है, तो ये भी तो 4 से ज़्यादा है, यानी कि 1 से यहाँ हर अंश से 4 अधिक है, यानी कि हर जो 5 है वो अंश 1 से 4 अधिक है, तो ये इन दोनों में से कोई होने वाला है। और ये इन दोनों में से नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये और ये हर ही छोटा है, और हमारा क्वेश्चन कह रहा है हर 4 अधिक है, तो इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। तो देखिए कौन वाला होगा। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे, यानी 1 और 4 को, और ऊपर है हमारा ये वाला, और नीचे को हम लोग जोड़ दिए 5 आ गया, और इधर आ रहा है हमारा 2। अब हम लोग इसको इसके साथ यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आएगा क्या, 2x + 2 = x + 5, और इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास माइनस में आ जाएगा x, और x में से 2x को हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा x, और = लगा दिए और इसको इधर ले गए, इसका मतलब ये इधर चल जाएगा। तो हमारे पास देखिए 5 - 2 आ गया, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, यानी कि ये वाला घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि अंश में जो है वो क्या है, 3 होना चाहिए। अंश में 3 तो नीचे में 4 आ जाएगा, यानी कि 4 + 3 यानी कि 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही है हमारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये सब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वर्षा ऋतु में मंदी के कारण 780 रुपया की साड़ी में 30% की कमी, यानी कि 30% की कमी आ गई। बताइए साड़ी कितने में मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 30% की कमी आ गई, तो इसका मतलब 780 रुपया का साड़ी कितने में मिल रहा होगा, 70% में। यानी कि हम लोग क्या जानते हैं, पूरा प्रतिशत को हम लोग 100% मानते हैं, और 100% में हमें 30% की कमी दी गई है, तो हम लोग को कितना मिल रहा है, 70% में। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 70% निकाल लेंगे, यानी कि 780 का 70% 100, और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। अब हम लोग इसको इंटू कर देंगे तो हमारे पास आएगा 7 × 56 का 6, हासिल में 5, 7 × 9 37 49, और 5 49 और 5 कितना होता है, 54, यानी कि 546 रुपया। ऑप्शन नंबर ये सी। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कुछ मजदूरों ने एक कार्य को एक निश्चित समय में खत्म कर लेते हैं जो सरणी में दिया गया है। सरणी में दिए गए x का मान होगा क्या। तो यहाँ देखिए 21 मजदूर कितना घंटे काम करते हैं, 49 घंटे काम करते हैं, तो ये काम पूरा हो जाता है। तो ये कह रहा है यदि 21 क्या है, 21 घंटा ही काम करना पड़े तो कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ देखिए 21 मजदूर काम कर रहे हैं 49 घंटा, तो यहाँ देखिए 49 घंटा ही काम करना है, तो कितने मजदूर आएंगे, 49 मजदूर आएंगे, यानी कि ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक समचतुर्भुज के लिए कौन कथन सत्य असत्य है, यानी कि इनमें से कौन ठो कथन असत्य है।
तो यहाँ देखिए इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये सही है। असत्य हमें बोला गया है तो ये सही है, ये असत्य नहीं, ये सत्य हो गया। ठीक है, यह समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी सत्य है क्योंकि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये सत्य है। इसके चारों अंतरुकोण समकोण होते हैं, ये हमारा असत्य हो जाएगा क्योंकि अगर ये कोई समचतुर्भुज है यानी कि प्रत्येक भुजा समान है इसके, तो इसका कोण 90 डिग्री प्रत्येक कोण नहीं होगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी असत्य हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है, अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए हमें दिया गया है बट्टा 30%, हमें तो दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 में से 30% को घटा देंगे, यानी कि 70% में ये टीवी बिक रहा है। इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 70%, किसका 70%, 4500 का 70%। तो हम लोग निकाल लेंगे 4500 का 70%। तो यहाँ देखिए ये और ये कट जाएगा, 7 पच्चे 35, हासिल में कितना रहा 7 पच्चे 35, हासिल में 3 और 7 चार 28 और 3 28 और 3 कितना होता है 31 और ये 0 है इसलिए 0, यानी कि 3150, ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, 3x प्लस 3xy प्लस 3 प्लस 2y और 4 प्लस 4x माइनस 3xy का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें से हमें क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ देखिए माइनस 3xy है, यहाँ प्लस 3xy है, तो ये और ये कट जाएगा। और यहाँ देखिए 2x और यहाँ है 4x, तो ये ऐड हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 6x और यहाँ है 3 और यहाँ 4, यानी कि 7। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ये सी, ये वाला क्वेश्चन सेट 2 में भी था, सॉरी सेट 3 में भी था, सेम यही क्वेश्चन था। तो यहाँ देखिए 4x प्लस 2x को इसको हम लोग जोड़ दिए तो कितना आया 6x, 4 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 7, यानी कि 6x प्लस 7, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है x माइनस 5 बराबर 15 का हल कीजिए, यानी कि इनमें से हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए इसमें से इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि 4x बराबर हमारा आ जाएगा 15 प्लस 5, 4x बराबर कितना आया 20। और यदि हम लोग अभी क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारा 4 4 कट जाएगा, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ 5, यानी कि x इक्वल टू 5, ये और ये कट जाएगा 5 से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है 1800 का 6% ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होने वाला है। तो हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 ये होता है। तो P का मतलब होता है मूलधन जो दिया गया है, उसके बाद R का मतलब होता है रेट यानी कि ब्याज प्रतिशत दर जो प्रतिशत में दर दिया गया है, और T का मतलब होता है टाइम यानी कि समय, इसमें T इंटू है। तो चलिए इसी का मान हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, क्या है 1800 गुणा 6% और है वार्षिक दर 1 वर्ष, टाइम कितना है 1 वर्ष और नीचे में है 100। ये 0 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 18 छक 6 48 होता है, 6 का 6 और 4 6 और 4 10, यानी कि 108, ये वाला ऑप्शन सही होगा। साधारण ब्याज हमारा कितना आया 108 आ गया। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 को। यदि 16 पेंसिल का मूल्य 80 रुपया है तो 20 रुपया में कितने पेंसिल खरीदी जाएगी। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे सेट 3 में। तो देखिए हम लोग सबसे पहले 1 रुपया का निकाल लेंगे, उसके बाद 200 से इंटू कर देंगे।
तो यहाँ देखिए 80 रुपया में कितने पेंसिल, 16 पेंसिल। ऐसे ही हम लोग निकाले थे सेट 3 में सॉल्व करने समय। 1 रुपया यानी कि इसमें एक दोनों तरफ 80 से डिवाइड कर देंगे तो 80 एक आ जाएगा और इधर भी 16/80 पेंसिल आ जाएगा, पेंसिल। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, 200 रुपया का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 200 से इंटू कर देंगे। 200 रुपया आ जाएगा इधर और इधर आएगा 200 इंटू 16/80। 0 और 0 कट जाएगा, 8 दूगुनी 16। 2 को 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 और ये 0 है इसलिए 0, यानी कि कितने पेंसिल, 40 पेंसिल। यानी कि 200 में हम लोग कितने पेंसिल खरीदी जा सकते हैं, हम लोग खरीद सकते हैं 40 पेंसिल खरीद सकते हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग क्या होगा। बाह्य कोण, ध्यान दीजिए अगला सेट में हम लोग यानी कि सेट नंबर 3 में हम लोग सॉल्व किए थे चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, और यहाँ कह रहा है क्या, बाह्य कोण, यानी कि ये वाला इधर और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो कितना होने वाला है, यहाँ देखिए 90 90 90 90 को घटा देते हैं, यानी कि 90 90 को नहीं घटाएंगे 360 को घटा देंगे। कितना में, यहाँ 360 है, यहाँ 360 है, यहाँ 360 है, यहाँ 360 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 ठो 360 में से एक 360 को घटा देंगे, यानी कि 360 कितना 360 बचेगा, 3 ठो 360। 360 कितना होता है, 0 6 18 का 8 300। यहाँ देखिए कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक बचेगा, यहाँ और यहाँ से यहाँ तक बचेगा। बाह्य कोणों को योग पूछा गया है तो हमारे पास कितना आता है, 0 6 18 का 8 3 3 9 और 1 10, 1000। ये तो नहीं होने वाला। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, बाह्य कोणों का योग। तो यहाँ क्या होगा, 90 इधर 90 और इधर 90, यानी कि 270 डिग्री बाह्य कोणों का योग। चतुर्भुज के बाह्य कोणों का पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, 270। तो हमारे पास कितना आएगा, 270। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर गलत दिया हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग, यानी कि बाहर में जो जितना है उसी को ऐड करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ बज रहा है हमारा 270, यहाँ 270, यहाँ 270, यहाँ 270। तो हम लोग क्या करेंगे, 270 को 4 बार इंटू करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1080, यानी कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ये वाला ऑप्शन नंबर गलत है तो हम लोग ये वाला छोड़ देते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 100 मीटर लंबी और 300 मीटर चौड़ी वाली आयतकार बगीचा है। इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च कितना है, 300 रुपया है। 30 रुपया प्रति मीटर की दर से क्या होगा, यानी कि 1 मीटर में हमें 30 रुपया की खर्च पड़ रही है। और इस आयतकार बगीचा को घेरा लगाने यानी कि बाड़ लगाने में हमें कितनी खर्च लगेगी। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, परिणाम ज्ञात करेंगे। परिणाम ज्ञात करने के लिए परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप क्या है, 100 + 300 × 2, ये होता है आयत का परिमाप, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, यहाँ देखिए लंबाई कितना है, 100 है, चौड़ाई ही कितना है, 300 मीटर है। क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 100 और यहाँ 300, तो हमारे पास कितना आएगा, 400। ठीक है, 400 और गुणा में है 2, तो हमारे पास कितना आया, 800 परिमाप आया इसका, 800 मीटर। तो हमारा 1 मीटर में कितना खर्च होता है, 30 रुपया। 800 मीटर में कितना होगा, 800 × 30। 800 को हम लोग गुणा कर देंगे 30 से, 30 × 800, 8 × 24 और ये 3 0, यानी कि 24,000 हमारा खर्च होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 मिलन चिन्ह ये का ब्रह्मवर्ता होगा। मिलन चिन्ह, इसका जो मिलन चिन्ह ये है उसका ब्रह्मवर्ता क्या होगा। यहाँ देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो कितना होगा,
इसको हम लोग कितना गिनते हैं, 1 2 3 4 और ये वाला एक 5 और 1 2 3 कितना हो, 5 और 3 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 8। ठीक है, चलिए और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि लास्ट क्वेश्चन यही है। यहाँ कहा गया है आंकड़ा जो हमें दिया गया है 10 9 5 4 2 3 2 7 5 9 12 11 16 5 4, इसका परिसर ज्ञात करना है। परिसर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16 है और इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 में से 2 को घटा देंगे, 16 में से 2 को घटा देने पर हमें मिलेगा 14। तो ये आ गया हमारा परिसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन सेट 4। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सेट 5। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक सॉल्व करते हैं।